What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। अगर आप लोग सिचुएशन के हिसाब से देखें तो हर एक चीज ब्यूटीफुल आप लोगों को नजर आएगी, पर लेकिन वो सिचुएशन आप लोग कैसे देख रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप लोग देखें मॉर्निंग में जब घंटी बजती है आप लोगों को वो जो बेल होती है स्कूल की अगर बात करें बच्चों के तो वो इरिटेटिंग लगती है, पर लेकिन जब वो घंटी शाम को बजती है जब छुट्टी होती है तो वो काफी अच्छी लगती है। यानी कहने का मतलब ये है उस चीज का हम लोग वेट कर रहे होते हैं शाम को वो घंटी कब बजे, पर लेकिन जब मॉर्निंग में बजती है तो वो इरिटेटिंग लगती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करते हैं। एक सिचुएशन आप लोगों को बहुत इरिटेटिंग लग सकती है और उसी टाइम पर दूसरी सिचुएशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग सकती है, पर लेकिन आगे चलकर वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो इरिटेटिंग लग रही है वो हमेशा आप लोगों को इरिटेटिंग लगती रहेगी। इसीलिए महान इंसानों के द्वारा बोला जाता है कि हर एक सिचुएशन में आप लोगों को अपने आप को काम रखना है, आप लोगों को अपने काम पर फोकस देना है और कभी भी इरिटेट नहीं होना है सिचुएशन से, क्योंकि सिचुएशन परमानेंट नहीं है। परमानेंट है आप लोगों का नेचर, तो नेचर को आप लोग कीजिए कि अपना नेचर ऐसा रखिए कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए उसको आराम से हैंडल करके चलना है, तभी आप लोग लाइफ में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। आज आप लोगों का जो मैथ बेस्ड क्वेश्चन है ये है चिले, या फिर इसको कई बार चिली भी आप लोग बोलते हैं, तो इसका याद रखिएगा, इसका नाम प्रोनाउंसिएट कई तरीके से इसको कर लेते हैं लोग, नॉर्मली इसको चिले बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अमेरिका की कंट्री है जो आप लोगों को जाकर मैप में नहीं हारनी है। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन से द हिंदू का आर्टिकल हम लोग को आज डिस्कस करने हैं, पर उससे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये क्विज का आंसर जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था। दमन इनिशिएटिव जो कि यहाँ पर मलेरिया के साथ में फाइट करने के लिए उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात की थी हम लोगों ने कल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि यहां पर यह बोला गया था कि जो भी आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्री है जहां पर मलेरिया की महामारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, वो इस इनिशिएटिव से कुछ सीख लेकर अपनी कंट्री में भी जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। भारत रत्न की अगर बात की जाए, हमारी कंट्री में 1954 में ये स्टार्ट किया गया था और उस टाइम पर 3 इंसान को ये दिया गया था। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में चलिए रिवाइज कर लीजिए एक बार उन 3 इंसान के नाम लिखा, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में कि स्टार्टिंग कहां से की गई थी। अवार्ड ओरिजिनली अगर आप लोग देखेंगे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, इन सब चीजों के लिए दिया जाता था, पर आगे चलकर इसको सब फील्ड के लिए खोल दिया गया। जो ह्यूमैनिटी की अगर बात करते हैं यहाँ पर 2011 में, तो कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर चलें तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ये इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती थी और इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो वर्ल्ड में 11 कंट्री जिसपे सबसे ज्यादा मलेरिया का बर्डन है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा मलेरिया की बीमारी है, वहां में सबसे ज्यादा अच्छी जो प्रोग्रेस देखने को मिली वो इंडिया में देखने को मिली। इंडिया में 24% डिक्रीज हो गया मलेरिया 2017 में, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 2016 के साथ में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिल्का लेक आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर जो हम लोगों ने देखा था, ये बात की गई थी किसके बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन निकल के आया था कि अगर महिला या फिर लड़की ये वो उसको कोई प्रोस्टिट्यूट बोलता है और वो उसकी हत्या कर देती है इंसान की, तो यहां पर ये उसको मर्डर नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि वुमेन की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखने के लिए यहां पर ये बात निकल कर आई। भारत रत्न की अगर बात करें आप लोग, यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है उसमें सबसे ऊपर यहां पर प्रेसिडेंट का नाम आता है, यानी कि जो लिस्ट होती है तालिका, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट का नाम आता है, वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आप लोगों को बताया था मैंने। इस लिस्ट में अगर आप लोग आगे चलेंगे तो 7वें नंबर पर यहां पर भारत रत्न होल्डर को रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के आर्टिकल पर, कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जो कि आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, यह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। तो आर्टिकल पर नजर डालेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। नीचे वाला आर्टिकल बात की जा रही है यहाँ पर नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बारे में। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन आप लोगों ने देखा, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच के द्वारा 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया है राफेल नडाल को हराकर। तो दोनों ही काफी धुरंधर प्लेयर थे यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब इस तरीके की पर्सनैलिटी आपस में फाइनल में भिड़ती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर बात करें फ्रेंच ओपन की, तो ये इनके द्वारा एक बार ही जीता गया है यहाँ पर, जबकि नडाल जो है उसके बादशाह माने जाते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया ओपन की। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर। हमारी कंट्री में जो डिसेबल हैं लोग, जो जिनको कम दिखता है, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट एक डिसीजन आया है कि उनको जज नहीं बनाया जा सकता, जिनकी अगर आप लोग बात करें देखने की कैपेबिलिटी है वो 70% की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि 50% अगर देखें और 50% तक का तो काम चल जाएगा, पर इससे ऊपर अगर नहीं देख पा रहे हैं तो फिर देखिए डिसीजन लेने में
तो काफी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बोला गया जज नहीं बनाया जाएगा। तो उसके ऊपर यहां पर डिस्कस किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात काफी एक आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर बताऊंगा, जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा आप लोगों को सरप्राइज होगा इसके बारे में जानकर, जो इंटरेस्टिंग बात है आर्टिकल के अंदर। ये यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में, तो नहीं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये हेल्थ केयर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे हेल्थ केयर के बारे में क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। इसी के साथ में जो ये वाला आर्टिकल है, इन्होंने बोला गया कि अंडर ग्रेजुएट में भी हम लोग को रिसर्च के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। यानी कि जो अब स्टार्टिंग से ही बच्चों को आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस देकर चलेंगे तो आगे चलकर अच्छे साइंटिस्ट हम अपनी कंट्री में बना पाएंगे और एक अच्छा इंसान बना पाएंगे जो सही से सोच पाएगा क्या सही है क्या गलत है। सारी सब्सिडीज हमको हटा देनी चाहिए एग्रीकल्चर से, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया है। आखिर क्या उसकी जगह करना चाहिए तो भी बताया गया है, तो आर्टिकल पर नजर डालेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर राइटर जो है ये कहीं घूमने ये देखने गए जो अभी रिसेंटली C44 से जो हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़े गए तो इनके द्वारा वो उड़ान देखी गई और उसका वर्णन कर रहे हैं अपना, मतलब एक तरीके से हमारे काम का नहीं है, वैसे ही बस अपना जो है सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं अपने माइंड को। आइए बढ़ते हैं आगे पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बात है। देखिए आज का जो लेक्चर है ये काफी लेट हो गया, तो ये जो लेक्चर है ये लेट हो गया मुझे पता है, और ये लेट भी हो गया टेक्निकल रीजन की वजह से, पर लेकिन आगे से आप लोगों के लिए मैंने कुछ सोचा है कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो ये है अब जो भी बच्चे ये काफी परेशान रहते थे, आप लोगों का जो द हिंदू डिस्कशन है ये एग्जैक्ट 7:30 बजे आएगा, कल से ही, कल मतलब कल, और 7:30 का मतलब 7:30, ठीक है। तो जो भी बच्चे अपना टाइम टेबल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं। 7:30 बजे आप लोगों का डिस्कशन मिला करेगा डेली। और जो बात कर रहे हैं यहाँ पर नैनो मैगजीन की, तो आप लोगों को 9 बजे मिलेगी, ठीक है, शाम को 9 बजे। तो इसके बीच में आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कैसे अपना टाइम टेबल सेट करना है। कई सारे बच्चे एमसीक्यू के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए मैं अभी पोलिंग कराऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ जितना यहाँ पर अभी होना चाहिए उसके लिए अगर उतना मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें ढंग से की जा सकती हैं, क्योंकि मुझे बैलेंस बनाकर चलना होता है काफी। तो वो मैं डिसाइड करूंगा, उसके बाद में अगर मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो कंटिन्यू रखूंगा, वरना फिर कंटिन्यूस को नहीं रखूंगा। क्योंकि आप लोग बोल तो देते हैं ये चला दो वो चला दो, फिर क्या करते हैं कोई 1500 आदमी देख रहे हैं, 1200 आदमी देख रहे हैं, यार बहुत टाइम लग जाता है मुझे ये चीजें करने में, ठीक है। और अकेला आदमी आप लोग समझते हैं किस तरीके से, तो पहले ये चीजें ढंग से कर लेते हैं। जो भी आप लोग एक तो नैनो मैगजीन है डेली टाइम में 9 PM का मतलब 9 PM शार्प, और ये 7:30 का मतलब 7:30, ठीक है। तो पहले आप लोग इनको डिसाइड कीजिए, इनको एंजॉय कीजिए ढंग से और अच्छे से रेस्पॉन्स दिया कीजिए। अगर पसंद आती है तो चीजें लाइक जरूर कीजिए और आंसर जरूर दिया कीजिए जो भी आप लोगों से वीडियो के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छे से पार्टिसिपेट किया कीजिए। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई भी सजेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर भी सोचा जाएगा आखिर क्या किया जा सकता है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के साथ में, जिसमें यह बोला गया कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम है हमारी कंट्री में, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो वगैरह किए जाते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाना चाहिए। यूजीसी यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं उसका पार्ट उसको बनाना चाहिए प्रॉपर वे में, और अगर पहले भी हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग को वहां पे भी कर देना चाहिए। और ये बात किसके द्वारा बोली गई, ये 106 इंडियन साइंस कांग्रेस अभी देखने को मिली यहाँ पर आप लोगों को, तो उसमें यहाँ पर बोला गया जो कि पंजाब में हुई है, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि यूनिवर्सिटीज को और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए। बात की जा रही है, थोड़ा सा जान लीजिए। 106 जो इंडियन साइंस कांग्रेस अभी रिसेंटली देखने को मिली, ये देखने को मिली आप लोगों को पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक ये चली, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसी के अलावा यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थीम है ये फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनोग्रेट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और 106वां सेशन था ये इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अब आर्टिकल के बारे में जानते हैं। बोल तो दिया यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि ऐसा कुछ होना चाहिए, पर लेकिन क्या क्या चीजें हैं यहां पर जान लेते हैं, किस तरीके से चीजों को ढंग से किया जा सकता है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि देखिए अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो यहां पर अगर इनरोलमेंट की बात करें प्राइमरी स्कूल में हमारी कंट्री में, अगर आप लोग प्राइमरी लेवल पर जाएंगे तो वहां पर आप लोग को काफी अच्छा खासा इनरोलमेंट देखने को मिलता है, यानी कि ह्यूज लेवल पर बच्चे वहां पर प्रेजेंट रहते हैं क्लास में, छोटी क्लासों में। पर लेकिन जैसे हम लोग हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो वहां पर जो है इनरोलमेंट कम होता चला जाता है, यानी कि कुछ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ किसी रीजन की वजह से, तो सब इस तरीके से देखने को मिलेगा। लड़कियों को अलग तरीके से शादी वगैरह हो जाती है तो उनको हटा लिया जाता है वहां से एजुकेशन से, तो बहुत सारे रीजन निकल कर आते हैं। तो जो ग्रोस इनरोलमेंट रेस यहां पर ये रेशियो निकल कर आता है हायर एजुकेशन में, हमारी कंट्री का 25.8% है ओनली। अगर चाइना की बात करते हैं तो लगभग हमसे डबल देखने को मिल रहा है, और यूएसए की बात करें तो ये तो छोड़ ही दीजिए बात करना, यानी कि कहने का मतलब ये हमारी कंट्री का 25% के लगभग है, चाइना का 48% और यूएसए का 88%। तो ये प्रेजेंट रहते हैं लोग हायर एजुकेशन में भी, जो कि हमारी कंट्री में डाउन होता चला जाता है अगर हम लोग प्राइमरी लेवल के कंपेयर में इसको देखे तो देखिए मोदी जी ने बोला यहां पर
कि जो भी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में उनको अर्जेंटली अभी दूर करना है। तो ये इस तरीके की आज की डिमांड भी है, अगर दूर अभी नहीं किया जाएगा तो फिर काफी लेट हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि यहां से कुछ करना चाहिए। तो रिसर्च जो है वो एक तरीके से हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन में अगर स्टार्टिंग से ही देखेंगे आप लोगों को वीक देखने को मिलेगी। अगर जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उनको ये भी पता होगा कि कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह कराया जाता है, इवन प्रोजेक्ट वगैरह भी लोग खरीद के ले आते हैं मार्केट से जाकर। यहां तक भी हरकतें आप लोगों ने देखी होगी। तो ये हरकतें हैं, यानी कि कोई भी प्रॉपर वे में, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि कोई प्रॉपर वे में एक्सपेरिमेंट कोई स्कूल्स वगैरह या फिर जो कॉलेज वगैरह है उनमें नहीं कराता है, और कई जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटीज में आप लोग जाएंगे अच्छे लेवल पे, वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा अच्छा इन्वायरमेंट पर, लेकिन अगर आप लोग दूसरे जो स्टेट के जो कॉलेजेस हैं अगर उनमें आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग को बहुत सारे ऐसे आप लोग यहाँ पर स्टडी इनके ऊपर मिल जाएगी जो बताते हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कम है हमारी कंट्री में। अगर आप लोग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो थ्योरी बेस्ड चल रहे हैं, और वो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन जो कि एक्सपेरिमेंट के बेस पर होने चाहिए थे। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग देखें वर्ल्ड में हायर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर वे में, तो देखिए ये काफी तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, वो ऐसे देख सकते हैं जैसे आप लोग बात करें अगर इंस्टीट्यूट की और जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज होती है उनकी, तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए सबके बीच में, और यहाँ पर इंडस्ट्री के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। पर हमारी कंट्री में कोई ऐसा लिंक इनके बीच में देखने को मिलता नहीं है। अगर इंडिया की बात करें 80% जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल करते हैं हायर एजुकेशन में, वो कॉन्सेंट्रेट रहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो यहाँ पर किया जाता है। इसके आगे चलते हैं तो ये संख्या घटनी स्टार्ट हो जाती है। फिर तो बात करें अगर रिसर्च एप्लीकेशन की, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए उसकी क्वालिटी आप लोग को बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर यहां पर बात करें, अगर आप लोग इस तरीके से लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से ही रिसर्च को और उसको पार्ट बना के चलेंगे, तो देखिए ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। और हमारी कंट्री की बात नहीं कहा जा रही है, वर्ल्ड में बहुत जगह ये इंपैक्ट डाल भी चुका है। आखिर क्या बात बोल रहे हैं यहां पर ये बोल रहे हैं पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे देखने को मिलेगा अगर रिसर्च को हम लोग अर्ली पार्ट बना देते हैं। यानी कि आप लोग अगर ढंग से रिसर्च को 12th के लेवल पर भी लेकर आएंगे, 10th के लेवल पर लेकर आएंगे, और फिर ग्रेजुएशन यानी कि और फिर उसके आगे आप लोग चलेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग से इसको पार्ट बना के चलिए, लर्निंग जो है बच्चों की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अपना जो रिटेंशन पावर है, यानी कि जो सीख रहे हैं वो उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इनरोल करने की जो बात है ग्रेजुएट एजुकेशन में, उसमें ज्यादा इनरोलमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है। अगर आप लोग इसके आगे चलेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हो पाएगी, क्या सही है क्या गलत है वो सोच पाएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेंगी, मतलब क्या करना चाहिए, एक तरीके से किस तरीके से नए नए थॉट निकल कर आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर निकल कर आएगा, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग जो रिसर्च और मेथोडोलॉजी है उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक अच्छा माइंड हमारे सामने निकल कर आएगा। और ऐसी बात नहीं है गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, अभी रिसेंटली काम भी किया है। आप लोग देखते हैं स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया ताकि हमारी कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं उनको हम लोग एक वर्ल्ड लेवल का बना सकें। पहली बात यहां पर बात की गई इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, तो यहां पर ये 6 इंस्टीट्यूट यहां पर सेलेक्ट किए गए, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बेंगलोर, बिट्स पिलानी, मणिपाल और जियो यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए यहां पर काफी प्रॉब्लम भी थी। जियो यूनिवर्सिटी को यह बोला गया था कि अब तक तो पिक्चर में भी नहीं आई, इसको इसका दर्जा क्यों दे दिया गया। हालांकि कई सारे यहां पर क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगाए गए। तो ये अभी 6 सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से 3 तो गवर्नमेंट है और 3 यहां पर प्राइवेट है। इसके तहत यहां पर इनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि यहां पर हम एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एजुकेशन अपनी कंट्री में डेवलप कर सके और बाहर से भी बच्चे यहां पर पढ़ने हैं, और हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं कम से कम उनको यहीं पर ही रुक जाए, क्योंकि बाहर जाते हैं तो देखिए वहां पर जाकर ह्यूज फीस देनी पड़ती है। एक तरीके से हम अपनी कंट्री से क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री से हम लोग ब्रेन ड्रेन भी कर रहे हैं, और इसी के साथ में हम लोग बाहर जाकर एक तरीके से दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट हमारी ही यूनिवर्सिटी में होगा तो कैसा रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है, काफी कुछ यहां पर बाहर छोड़ा गया था, उसको छोड़िए, पर ये 6 आप लोगों को याद रखने हैं। तो इसमें यह बोला गया था कि देखिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अगर आप लोगों को प्रोवाइड करानी है तो आप लोगों को उस तरह का कैंपस यहां पर बनाना पड़ेगा, जो भी इंपोर्टेंस है यहां पर इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लाने के लिए अपने आप को। और ये देखिए आप लोगों को तभी हो पाएगा जब आप लोग हाई क्वालिटी रिसर्च यहां पर प्रमोट करेंगे। यानी कि जब रिसर्च के बारे में आप लोग सोचेंगे अपनी कंट्री में, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर बात करें स्ट्रेटेजिक स्टेप्स की, तो ये भी यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले यहां पर क्या क्या होना चाहिए तो उसके बारे में हम लोग नजर डाल लेते हैं। हम लोग कैसे अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम चला सकते हैं। सबसे पहले बात यहां पर की जा रही है एजुकेशन नीड की। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की अगर देखें आप लोग, तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, तो जो एजुकेशन में नीड है इन्वेस्टमेंट की वो लगभग 6% होना चाहिए जीडीपी का। यानी कि 6% अगर जीडीपी का होगा तब हम लोग ढंग से अपग्रेड कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर लैब वगैरह या फिर रिसर्च। इसी के साथ में आप लोग एक हाई क्वालिटी रिसर्च अगर यहाँ पर लाना चाहते हैं तो
इतना आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। सेकंड बात क्या बोली गई है? सेकंड बोली गई है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसलिए एक रेगुलेटरी बॉडी जिस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको बोला गया है इसको यहां पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो आज की डेट में जो रेप्यूटेड जर्नल्स होते हैं यानी कि जिसमें रिसर्च के जो लेख लिखे जाते हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और जो बोगस हैं यानी कि जो फालतू के यहां पर लेख लिखे जाते हैं उनको साइड में करना चाहिए, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि हाँ ये सही है ये गलत है, और वो उसको समझ सके। क्योंकि कई बार गुमराह करने वाले लेख भी लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में पैसा देकर लोगों को, तो वो आप लोग यहां से इसे सीख पाएंगे। तीसरी बात यहां पर ये बोली जा रही है प्लान करना चाहिए यहां पर करिकुलम, यानी कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ाना है और क्या क्या आप लोगों को सिलेबस में रखना है, और किस तरीके से वो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं रिसर्च के साथ में और इंडस्ट्री के साथ में और आगे इंप्लॉयमेंट और जॉब के साथ में भी। तो ये आप लोगों को प्लान बनाकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग इस तरीके से रहेंगे। और देखिए ये कब होगा? जब आप लोग इसको कंपलसरी बनाएंगे। कंपलसरी बोला गया लगभग 5000 वर्ड्स का रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको। तो ये क्या रहेगा? इससे ये रहेगा कि हाँ वो समझ पाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें फोकस देंगे तो आगे बढ़कर लेकर चलेंगे। और कहीं ना कहीं जो उनके जो ये रिसर्च है ये पब्लिकेशन में भी छपने चाहिए। अगर बच्चों का कोई अच्छा लेख यहाँ पर लिखता है, कोई बच्चा आउटस्टैंडिंग थॉट के साथ में आता है, तो उसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सही जा रहा है, और उस तरीके से उसके अंदर और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और अच्छा करने की। तो ये कब किया जा सकता है? जब आप लोग उसको सही से रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये सही किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चल सकते हैं। जब तक कि आप लोग जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से वैल्यू नहीं समझाएंगे रिसर्च की अर्ली स्टेज में, तब तक समझ नहीं आएगा कि हम लोग किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे लेकर चल सकते हैं। पहले आप लोग अर्ली एज में चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए, फिर आगे अपना बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर बच्चों को स्टार्टिंग से पहचान लिया जाए किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, तो फिर देखिए वो एक अच्छा करियर लाइफ में बना पाता है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। बाकी वही है सब जिस तरीके से बोला जा रहा है कि देखिए अगर जैसे आप लोग यथास्थिति बना रखे अब तक, अगर यहां पर स्टेटस को ऐसे ही आप लोग चलते रहे लेकर, तो आगे आप लोग इसी तरीके से फेल होते रहेंगे, ढंग से आप लोग नहीं कर पाएंगे, अपनी कंट्री को एक अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैटर्न पर नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बातें बोली गई हैं कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, फिर ये कोटेशन ही रह जाएंगी बस कोट करने के लिए। आप लोग जो अपनी कंट्री का डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है यानी कि जो यंग जनरेशन है, आप लोग उसको इनोवेटिव माइंड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कम से कम इसको देखकर चलिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्टिंग आर्टिकल, तो आप लोग इसको समझिए पहले, और फिर आर्टिकल के मिड में या फिर खत्म होने में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि बात की जा रही है यहाँ पर कैपेबिलिटी इवन इफ डिसेबल, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है, किसी को दिखता नहीं है अगर ढंग से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। आप लोग जो जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक रूलिंग निकल कर आई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं की जा रही थी। यहाँ पर बोला गया वी सुरेंद्र मोहन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस निकल कर आया है यहाँ पर। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकल कर आया, इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके तहत यहां पर बातें की जा रही है। देखिए यहां पर ये बातें है, अगर कोई यहां पर 40 से या 50% तक का अगर किसी को दिखता नहीं है, यानी कि बहुत कम दिखता है, और उससे ज्यादा अगर बढ़ जाता है, तो उनको एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है सिविल जज की पोस्ट के लिए। यानी कि सिविल जज की पोस्ट में 50% तक अगर आप लोगों को कम दिखता है तो चल जाएगा, इससे ज्यादा अगर आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि अगर किसी को 70% कम दिख रहा है, उसको ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसा डिसीजन यहां पर बोला गया। तो कहीं ना कहीं जो ये डिसीजन निकल कर आया, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बिल्कुल ही नहीं दिखता है, तो यहां पर एक तरीके से उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनकी कैपेबिलिटी के कि वो जज नहीं बन सकते। और जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उसने इसको रैशनल ठहराया कि ये सही है, और यहां पर रीजनेबल भी बोला गया। तो यहां पर जो बोला गया इस तरीके से, तो देखिए ये सही नहीं है जिस तरीके से यहां पर बात निकल कर आई। जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, ये सही बात है कि उसको देखना आना चाहिए, सुनना उसको ढंग से सुनना चाहिए, यानी कि एक तो दिखता हो उसको, और एक तरीके से उसको कहना, पहली बात तो दिखता हो ढंग से और सुनता हो ढंग से। आखिर क्या, मान लीजिए कोई जज है, ठीक है, अगर जज के पास में कोई केस निकल कर आता है, अगर वो सुन नहीं पाएगा तो कैसे काम चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर देख नहीं पाएगा, कोई प्रूफ की बात की जा रही है, मान लीजिए किसी वीडियो में उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, रिकॉर्ड कर रखी है, और जज उसको देख नहीं पाएगा तो कैसे काम चलेगा। ये इस तरीके के तर्क यहां पर दिए गए, और बोला गया कि यहां पर देखिए इम्पॉसिबल हो जाता है जजमेंट देना प्रॉपर वे में, अगर आप लोग इस तरीके से किसी पर्सन को ढंग से दिखता नहीं है या फिर सुनता नहीं है। तो देखिए अगर आप लोग देखें जो रीजनिंग यहां पर दी गई है, राइटर उससे सेटिस्फाई नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि जिस तरीके की बातें यहां पर बोली जा रही है वो सही नहीं है। और इसके लिए 4 रीजन देते हैं आखिर सही क्यों नहीं है। वो 4 रीजन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो टोटली ब्लाइंड जो पर्सन है वो जज नहीं बन सकते। आप लोगों को साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, आप लोगों को यूएसए में देखने को मिलेगा, और रिसेंटली हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी फर्स्ट ब्लाइंड जज अभी यहां पर बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं अलग अलग कंट्री में ये जज जो है बन रहे हैं जिनको लोगों को दिखता नहीं है। तो फिर हमारी कंट्री में आखिर ऐसा क्यों कि आप लोग इस तरीके से लेकर चल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। पहला तो ये है। दूसरा देखते हैं
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में अपने आप बोला गया था एक लॉयर जो है वो इफेक्टिव हो सकता है अगर व्हील चेयर पर आसानी से वो कोर्ट रूम तक आ सकता है, लाइब्रेरी तक जा सकता है, आसानी से वो अपना काम कर सकता है और खुद इस तरीके से अगर इक्विप्ड है वो नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी जॉब को कंप्लीट करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें अपने काम को आराम से कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर है, ये इतना आर्टिकल आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को सुना रहा हूं ये आर्टिकल, आप लोग सोच रहे हैं यहां पर कि क्या है इस आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये एक अंधे इंसान के द्वारा लिखा गया है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, ये आर्टिकल एक अंधे इंसान के द्वारा लिखा गया है। तो क्या ये एक अंधा इंसान जिसको दिख नहीं रहा है वो लिख नहीं पा रहा है, लिख पा रहा है ना यहाँ पर? और क्या कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं लोग? कंप्यूटर भी सीख पा रहे हैं, आप लोग देखते हैं यहाँ पर शानदार तरीके से कंप्यूटर भी सीख पा रहे हैं लोग। तो इस तरीके से हर एक काम कर रहा है इंसान, सिविल सर्वेंट है बहुत सारे कंट्री में जो कई सारे जिनको दिखता नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? कहने का मतलब यहाँ पर यह जिस तरीके की आप लोग ये बातें बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप लोग इंसान की एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और जो बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी का आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं और जो कि एक सही बात नहीं है। और इस तरीके की बात बोलकर आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मनोबल आप लोग डाउन कर रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये काम आप लोग नहीं कर सकते इस तरीका आप लोग, ये जो रीजन आप लोगों ने दिया है ये कहीं ना कहीं आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। कैपेबिलिटी जो है इंसान के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। आगे जो बात बोली गई कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो इक्वलिटी की बात की जाती है हमारे संविधान में, तो इक्वलिटी की बात आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे अगर आप लोग थोड़ा सा भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर कोई इंसान अपना ढंग से काम कर पा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो आप लोग इक्वलिटी के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि थोड़ा टेक्नोलॉजिकल अगर किसी को कोई इस तरीके से सुनाई नहीं देता है तो मशीन वगैरह लगा लीजिए, दिखाई नहीं देता है तो उसके पास में एक पर्सन रख दीजिए जो कि बता सके कि क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग काम को कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोग वो इस तरीके यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराना चाहते, इसलिए आप लोग यहाँ पर इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत दलीलें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर बोली गई है। तो कहने का मतलब ये अगर किसी को दिखता नहीं है तो ये उसमें उसकी कोई गलती थोड़ी ना है। हमारे संविधान में भी बोला गया कि सबको इक्वलिटी का अधिकार आप लोगों को देना चाहिए और इंसानों के अंदर भी आप लोगों ने पार्शियलिटी कर दी यहीं पर। एक तो हो गया कि अलग अलग के अंदर कर रहे हैं, जिस तरीके से सबरीमाला टेंपल की हम लोगों ने बात की थी वहां पर महिलाओं को एक तरीके की महिलाओं को तो वहां पर एंट्री करने दिया जा रहा है और 10 से 50 जो एज की महिला है उनको एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। इसी तरीके से पार्शियली जिनको दिख रहा है उनको तो आप लोग जज बनाने के लिए अलाउ कर रहे हैं और जिनको नहीं दिख रहा है उनको आप लोग जज बनाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखिए मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हूं, मैं वैसे भी जज बनने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है तो देखिए ये किस तरीके का इंपैक्ट पड़ता है और किस तरीके हम लोग सोसाइटी ऐसा करके क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान के अंदर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि वो कैपेबल नहीं है, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है। तो ये बातें हम लोग यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं। आप लोग बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है? अगर आप लोग इसके बारे में सोचें, कई सारी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है जैसा मैंने आप लोगों को बोला अगर इंसान को दिख नहीं रहा है तो क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदा अगर कोई वीडियो आई ऐसी कि हाँ वीडियो में देख के बताना है कि क्या केस सही है गलत है, किसी के द्वारा अगर गोली मार दी गई उसकी वीडियो ली गई सीसीटीवी कैमरे के द्वारा, अगर यहाँ पर जज नहीं देख पा रहा है उसको, अगर कोई पर्सन उसके साथ में रखा हुआ है, अगर उसी को खरीद लिया जाए कि हाँ भैया अगर जज को बता देना कि इसने गोली नहीं मारी है, यानी कि सिस्टम में और ज्यादा करप्शन बढ़ सकता है। वो भी एक बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि देखिए हर एक चीज के कुछ प्रोज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं, पर लेकिन ये नहीं है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करें, एक नेचुरल जो है सामने इंसान के जो प्रॉब्लम आप लोग उसके तहत चलते उसके कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो आप लोग बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगला आर्टिकल यहां पर बात की जा रही है इन्वेस्टमेंट वर्सेस सब्सिडीज के बारे में। यानी कि एक साइड में तो यहां पर सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी का मतलब क्या है, छूट दी जाती है। अगर 45 रुपए का कोई सामान आ रहा है यहां पर, मान लीजिए 20 रुपए लेने हैं किसान से और यहां पर जो बचे हुए 25 रुपए हो गए, ये क्या करेंगे, ये करेगा यहां पर गवर्नमेंट पे, तो एक 25 रुपए की सब्सिडी हो गई यहां पर। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो सब्सिडी जी को बोला यहां पर कम करने के लिए और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है और सब्सिडी को कम करने की बात की जा रही है, तो उसको समझ लीजिए आखिर क्या फायदा है और क्या गलत है। अभी कुछ दिनों पहले यहां पर प्रिंट मीडिया के द्वारा भी यहां पर प्रेजेंट किया गया था सॉल्यूशन इसके लिए। सबसे पहले जो बात यहां पर बोली गई है वो बात बोली गई है क्या क्या बातें, कि देखिए रिमूव कर देनी चाहिए ऑल सब्सिडीज और खासकर जैसे फर्टिलाइजर, वाटर या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे जो सब्सिडी जो छूट दी जाती है उसको खत्म कर देना चाहिए, ये बात बोली गई। और ये दोनों ही तरीके से इंपैक्ट डालेगी खासकर गांव वाले एरिया में। एक तो देखिए अगर आप लोग जो स्कीम आज के में सब्सिडी चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं
उतना इंपैक्ट नहीं डालती है। अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। इन्वेस्टमेंट मतलब वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बोला जाता है कि जिस तरीके से अगर आप लोग मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें आप लोग क्या कीजिए, वहां पर इस तरीके कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बना दीजिए। यानी कि किसानों का जो आउटपुट निकल के आता है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए वहां पर, तो उनका जो आउटपुट है वो बेकार नहीं होगा और मार्केट में उनके लिए अच्छा प्राइस दिलाइए आप लोग, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। इस तरीके से उनको अवेलेबल चीजें कराइए। कहने का मतलब यहां पर ये वो अपने आप खरीदे, इतना कैपेबल बनाइए और चीजों को अवेलेबल कराइए। ये आप लोगों को लेकर चलना है। तो इससे किसानों का भी और जो यहां पर जो फार्म डिस्टेंस है दोनों तरीके से बढ़ेगा और जो रूरल डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। यानी कि रूरल और यहां पर जो फार्म दोनों का डिस्टेंस कम होगा अगर आप लोग ऐसे लेकर चलेंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर फोकस देना चाहिए एज कंपेयर टू सब्सिडीज। इसी के साथ में आगे और भी बात की जा रही है यहाँ पर, इसी से रिलेटेड डिक्लाइन हो रहा है आज की डेट में। अगर आप लोग देखेंगे जो लोगों के पास में जमीन है तो उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी निकल कर आती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए फार्म साइज में जो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, आज की डेट में कोई इंसान है उसके पास में मान लीजिए 4 बीघे जमीन है, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा, 2-2 बीघे जमीन उनको आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो खेतों का साइज छोटा हुआ आ जा रहा है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफी कम होती हुई जा रही है। सोल्यूशन क्या क्या बोले यहाँ पर, सबसे पहले तो जो हाउस होल्ड है आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। यानी कि एक घर में 5 बंदे हैं तो 5 के 5 खेत में लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं। हालांकि जमीन जो है वो 4 बीघे है, यानी कि जहां एक इंसान काम कर सकता है वहां 5-5 इंसान लगे हुए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंडेंट है उनको आप लोग कम कीजिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आप लोग इस तरीके से काम लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि जो है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके खेतों की। उसके साथ में क्या होगा, दोनों ही चीजों का प्रॉब्लम हो जाए, सोल्यूशन हो जाएगा। अगर छोटे भी खेत है किसी के पास में और अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है तो सबसे अच्छा होगा। तो इसलिए इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस तरीके की पॉलिसी आप लोगों को लेकर चलनी चाहिए। यानी कि सब्सिडी को हटाकर इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को कन्वर्ट करना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो गांव की जो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसी के साथ में आप लोग, जिससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और यहाँ पर इन्वेस्ट, जो अगर बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में जो सब्सिडी दी जाती है उनको हटाकर अगर इन सब में इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराइए वहां पर आप लोग अपनी खेतों में पानी दे सके अच्छे से। जिस तरीके से आप लोग सब्सिडी देते हैं, अगर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कम से कम 15-16 घंटे अगर बिजली प्रोवाइड करा दे गाँव में तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू जो आप लोग छूट देते हैं यहाँ पर कि सस्ती बिजली दे रहे हैं। थोड़ा पैसा लेना है, पैसा लीजिए, पर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराइए, उससे प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, बच्चे वहां पर पढ़ पाएंगे, हेल्थ और एजुकेशन वहां पर इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी और भी कई सारी चीजें वहां पर अच्छे से हो पाएंगी अगर आप लोग इस तरीके से करके चलते हैं। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज एक तरीके से वेस्टफुल यहां पर बोला जा रहा है और इतने लंबे समय से चली हुई आ रही है। उसके साथ में यहां पर ये बातें बोलते हैं कि फिर भी आप लोगों को रिजल्ट नहीं देखने को मिला तो फिर आप लोग क्यों इनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। आप लोगों को पता है कि अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप लोग इनको कंटिन्यू करे हुए हैं। तो क्या क्या पॉजिटिव काम किया जा सकता है, सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्शन को अच्छे शानदार लेवल से बढ़ाना है। दूसरा, आप लोग क्या करना है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है, महंगाई को आप लोग कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से जो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो प्रॉफिट यहाँ पर काफी कम हो जाता है। तो अगर महंगाई यहाँ पर कम रहेगी तो यहाँ पर एक तरीके से सही डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि कम से कम इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है कि यहाँ पर जो एक तरीके से किसान है उसकी पॉकेट में ठीक ठाक मनी आए और वो अच्छे से अपनी जो फैमिली और जो लाइफ है उसको अच्छे से लीड करके चल सके। एलिमिनेट करना जो यहाँ पर एक तरीके से काफी ट्रांसफॉर्मेटिव होगा और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ये एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बोला जाए यहाँ पर, देखिए जब बात की जाती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बोला गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देते हैं, यानी कि हर एक इंसान को जो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन है एक बेसिक सैलरी दे देते हैं, 6,000, 7,000 या फिर 8,000 वो फिक्स कर देते हैं। और इसमें ये नहीं रहेगा कि वो जॉब कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगी, नहीं, उसको हटा देते हैं, इससे ऐसा कोई फंडा नहीं है। यानी कि उसकी जीवन निर्वाह करने के लिए बेसिक जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। तो राइटर बोल रहे हैं ये भी आप लोग कोई ज्यादा अच्छा सोल्यूशन नहीं बोल सकते। जो अच्छा सोल्यूशन होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा और उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोग किसी भी हालत में नहीं बढ़ा सकते। तो ये था कंप्लीट हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। बोला जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना चाहिए। अगर हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंटली कैसे सोचना चाहिए, देखिए आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए खेतों में किसान जो है वो एक तरीके से घास जला रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसानों को घास जला रहे हैं वो, तो वो किस लिए जला रहे हैं, ताकि खेत फिर से तैयार हो जाए खेती के लिए, यानी कि फिर से अपना कुछ उसमें बोया जा सके। इसी तरीके से सर्दी आ रही है, आप लोग क्या जलाएं, बहुत सारे इंसान ऐसे करते हैं। सड़कों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास जाते हुए सड़कों पर जो पॉलिथीन होती है उसको जलाते रहते हैं, टायर वगैरह जलाते रहे हैं, ठीक है। वो क्या
क्या करेंगे, अपने हाथ तापने के लिए टायर जलाते हैं, पॉलिथीन जलाते हैं। पर लेकिन कंडीशन क्या है, अगर किसानों को पता हो कि हेल्थ पर कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और यहां पर अगर पता हो यहां पर जो लोग पॉलिथीन जलाकर अपने हाथों को ताप रहे हैं कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर, तो वो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से इतना अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान कर बैठते हैं। पर लेकिन किसानों की तो और भी कई सारी प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी। किसानों को तो आप लोग कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसी के बारे में है यहां पर बात की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को यहां पर पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जो जनता है अगर वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रही है उनको रोकना पड़ेगा, कम से कम उनको अवेयरनेस आप लोगों को कराना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं जो उनको आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए पॉपुलेशन बढ़ी है, सीधी सीधी बात है, समझ में आता है सबको, हाँ भैया बढ़ी है, दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है हमारी कंट्री की। यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ी है, यानी कि पहले जो लोग थे वो जल्दी मर जाते थे, यानी कि जल्दी डेथ हो जाती थी उनकी। पर लेकिन आज की डेट में जो है लोग क्या है अच्छे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, यानी कि 60 से 65 हो चुका है, जो कि पहले 30-40 में ही लुढ़क जाते थे लोग। तो अब है, पर लेकिन इसी के साथ प्रॉब्लम भी निकल कर आ रही है। जो डिजीज है वो कई सारी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, लार्ज स्केल पर आज के डेट में लोग बीमारियों से मर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए अगर आप लोग ढंग से देखेंगे सब चीजों को कंपेयर करके, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप लोग मॉडल लेकर चलेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज का, तो हम लोग चीजों को सुधार सकते हैं। जैसे बोला हेल्थ लिटरेसी के बारे में, तो जैसे स्टेबल बर्निंग होगी या फिर प्लास्टिक जलाना हो गया यहाँ पर सड़क पे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो रोड्स होगी उनके ऊपर, तो ये आप लोग को देखकर चलना पड़ेगा। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जो पब्लिक प्रोफेशनल है उनके ऊपर भी आती है, और जो खासकर जो जनता है उनको भी अवेयरनेस फैलाने की यहाँ पर बात की जाती है। अपनी कंट्री में हम लोग देखें 51 कॉलेजेस हैं, अगर यहाँ पर बात करें ग्रेजुएट करने की बात करते हैं जो पब्लिक हेल्थ में। पर लेकिन अगर जाएंगे यूएसए में तो आप लोग को वहां पर नजर आएगा, ये आप लोग देखते हैं, यह 238 यूनिवर्सिटीज बात की जा रही है और यहाँ पर कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आप, तो यहाँ पर काफी कम लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो इस लेवल पर फोकस देकर चला जाता है। तो हम लोग उनसे सीख सकते हैं जो इसमें फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ अगर आप लोग देखें यहाँ पर ढंग से ट्रैक करके, तो रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छे लेवल पर, ग्लोबल हेल्थ के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। हेल्थ कम्युनिकेशन यहाँ पर होना चाहिए लोगों के बीच में भी, और खासकर इंस्टीट्यूशन के बीच में, हॉस्पिटल्स और जनता के बीच में। अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगर पानी नहीं भरा हुआ है वहां पर प्रॉपर पानी की निकासी हो रही है तो वहां पर मच्छर जनित बीमारी नहीं होगी, वो सही रहेगा। हेल्थ पॉलिसी प्रॉपर आप लोगों को लानी पड़ेगी। इन्वायरमेंट साइंस पर भी फोकस देना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। बिहेवियरल साइंस पर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। इसी के साथ में हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग ढंग से करनी पड़ेगी, और यहां पर बिहेवियरल इकोनॉमी पर भी आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोग निकालना चाहते हैं अगर हेल्थ सिस्टम का, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों को यहां पर काम करना पड़ेगा, ना कि पर्टिकुलर एरिया में काम कर आप लोगों का काम चल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बात देख सकते हैं। और इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, अगर जिस तरीके से आप लोग एक आईएएस ऑफिसर को देखते हैं, उसको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, पॉलिटी पढ़ाई जाती है, इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, और करंट अफेयर, ये सारी चीजें उसको अवेयर की जाती है। तो जो आईएएस ऑफिसर चुन के जाता है तो वहां पे उसके पास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है जिसके पास में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है। तो एक जर्नलिस्ट विद लिटिल स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, वहां पर एक इंसान पहुंचता है जो आईएएस ऑफिसर बनता है, तो उसको हर एक एरिया की नॉलेज होती है। किसी भी फील्ड में उसको यहां पर आप लोग पोस्ट कर दीजिए, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज उस फील्ड की होती है, वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहेगा वहां पर। इसी तरीके से यूएसए में जो पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट हैं वो यहां पर अलग अलग फील्ड से आते हैं, इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, या फिर मेडिसिन, फाइनेंस, लॉ, आर्किटेक्चर, या फिर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी। तो कहने का मतलब ये अलग अलग ग्राउंड से यहां पर जो बंदे आते हैं वो यहां पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो यहां पर हेल्थ वर्कर जो होते हैं, जो हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, उनके पास और भी कई सारी नॉलेज होती है जिसकी वजह से यहां पर वो ज्यादा इफेक्टिवली चीजों को टैकल कर पाते हैं। तो हमारी कंट्री में भी हम लोग इस तरीके से डाइवर्सिटी लेकर चल सकते हैं करिकुलम में, ताकि जो लोग हैं वो अलग अलग फील्ड में यहां पर आए। पहली बात। दूसरी बात यहां पर क्या बोली जा रही है, दूसरी बात यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट आप लोगों को शानदार तरीके से करके चलना पड़ेगा, अगर आप लोग ढंग से यहां पर इसको लेकर चलना चाहते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को कुछ ऐसा मॉडल लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम लोग प्रिवेंशन पर ही काम कर जाएं। यानी कि सर्दियां होती हैं जैसे, ठीक है, तो सर्दियों में काशी, नजला, जुकाम, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप लोग पहले इनको कंट्रोल कर पाते हैं तो सही रहेगा। गर्मी आएगी तो मच्छर जनित बीमारी आप लोगों को दुनिया भर की निकल कर आएगी। अगर पहले से ही प्रिवेंशन कर ले तो क्योर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत सारा पैसा बच जाएगा। इसी के साथ में हेल्थ लिटरेसी, ये भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। जनता को पता होना चाहिए किस तरीके से मच्छरदानी लगाने के क्या क्या फायदे हैं, वरना क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी आप लोग माने तो ये काफी कम है। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं जो हेल्थ लिटरेसी के बारे में, इंडिया में तो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ में अगर आप लोग यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, वहां पर भी आप लोग कोई ज्यादा अच्छा एरिया नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि यूएसए में हाफ जो अमेरिकन है वो भी लैक ऑफ नेसेसरी नॉलेज उनके पास में आज के में, अगर हेल्थ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। और यूरोपियन यूनियन में आज के में
1/3 आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जब यूएसए और यूरोपियन यूनियन में ये कंडीशन है तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में क्या कंडीशन होगी। आप लोग कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। तो उसी के लिए बोला गया है कि यहां पर एक काउंसिल होनी चाहिए हेल्थ के लिए। वो क्या काम करे? वो काम करे इन सबको साथ में लाने का। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से मान लीजिए कोई पर्टिकुलर अगर आप लोगों को काम करना है तो कई सारी मिनिस्ट्री वहां पर अगर काम करती है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग मान लीजिए अभी हम लोग गंगा को साफ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री आ सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री, फाइनेंस की बात करें उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री, तो कई सारी मिनिस्ट्री मिलकर यहाँ पर काम कर सकती हैं। उसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट होते हैं, नार्कोटिक्स वाले, वाटर मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी, सैनिटेशन, अर्बन प्लानिंग, या फिर जो गाँव की प्लानिंग होती है, या फिर जो घरों की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। एक छत के अंदर लाएंगे उसको और जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट यहाँ से निकाल के लेके आएंगे। तो ऐसा कुछ आप लोग करें तो एक अच्छा सोल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न लेकर चलना पड़ेगा अगर आप लोग रियली इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो। और खासकर जो ये काउंसिल है, यहां पर इसको बोला गया है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलकर काम किया जा सकता है। एक अच्छा करिकुलम यहां पर डिस्कस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन यहां पर काम किया जा सकता है और खास से ज्यादा फोकस प्रिवेंशन पर दीजिए, क्योर अपने आप हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल इसके बारे में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आप लोग इसको बोल सकते हैं और ये अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, पढ़ाई करना जब आप लोगों को चाहिए उस टाइम पर पढ़ाई कीजिए, बाद में ये रहेगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि बाद में तो फिर बीमारी हो जाएगी, भैया फेल हो गए, एक साल बर्बाद हो जाएगा। अभी प्रिवेंशन क्या करना है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। इग्नोर नहीं करना है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसे करेंगे, आज से ही क्यों नहीं करना है। तो उस तरीके से आप लोग अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे और ये हर लेवल पर आप लोग कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में भी, हेल्थ के फील्ड में भी, या किसी चीज को स्टार्ट करना है उसके फील्ड में भी। तो हर एक लेवल पर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। तो एक अच्छा पॉइंट आप लोग इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है कर्नाटक की पॉलिटिक्स के बारे में। कर्नाटक में कोalition थी, गवर्नमेंट जो आई थी यहाँ पर वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसी के साथ में जनता दल। आखिर देखेंगे यहाँ पर आप लोग, बीजेपी की सीट थी यहाँ पर 104, टोटल थी यहाँ पर कितनी 224। तो बीजेपी के पास में मेजोरिटी नहीं थी, थोड़ी सी कम रह गई यहाँ पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी थी यहाँ पर, ये थी यहाँ पर 78 और यहाँ पर जो जेडीएस है जनता दल की इसकी 38। दोनों ने मिलाकर गवर्नमेंट बनाई। वैसे तो क्या था देखिए, वैसे तो अगर ढंग से देखा जाए तो बीजेपी के पास में ज्यादा सीट्स हैं तो बीजेपी यहाँ पर इसके साथ में मिलकर काम कर सकती थी, पर लेकिन ये चले गए इसके साथ में और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इसका बनाया गया जनता दल का। पर लेकिन जिसकी सीट ज्यादा है यहाँ पर वो यहाँ पर अपना दबदबा दिखाएगा। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कांग्रेस का जो सीधा रवैया है वो दबदबा दिखा रहे हैं यहाँ पर आज की डेट में। और जो यहाँ पर एचडी कुमार स्वामी है उनको ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो उन्होंने बोला है वो इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसे ही कुछ चलता रहा तो देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो पॉलिटिक्स है, कोएलिशन में हमेशा यही चीजें देखने को मिलती है। बाकी बात की जा रही है भोपाल गैस त्रासदी, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन देखने को मिली थी। तो उस टाइम पर जो विक्टिम थे, यानी कि जो लोग यहाँ पर परेशान थे उसको, तो उनके लिए ज्यादा कंपनसेशन देने की बात की जा रही है। तो एक अच्छी बात यहाँ पर रहेगी क्योंकि जनरेशन खराब हो चुकी है यहाँ पर, जो सिचुएशन यहाँ पर बन के आई उसकी वजह से। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी के द्वारा यहाँ पर जो बात बोली गई है, वो चाहते हैं कि बेसिक इनकम यहाँ पर होनी चाहिए कंट्री में। अगर वो जीत कर आते हैं 2019 के इलेक्शन में, तो वो कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं अपने, ये बोला जा रहा है इनके द्वारा कि जो इनकम गारंटी की बात करेंगे, खासकर कौन से जो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए। तो देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। इंडिया के द्वारा शानदार तरीके से डिफीट कर दिया गया है न्यूजीलैंड को। और यहाँ पर ये जो सीरीज थी 5 मैच की, ठीक है, जो वनडे सीरीज थी यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर क्या किया गया 3-0 से यहाँ पर हम लोग एक तरीके से जीत चुके हैं सीरीज को। बाकी अब तो फॉर्मेलिटी के मैच होंगे आगे, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि वो तालिबान के साथ में बात करने के लिए तैयार है और एग्री हो गए हैं उसके फ्रेमवर्क पर। ये वही यूएसए जो पहले ये बोला करता था कि वो तालिबान के साथ में कभी बात नहीं करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो ड्रॉप हो गया 6%। तो अब कहीं ना कहीं जो पीसीए का फ्रेमवर्क है, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो उससे बाहर ये निकल पाएगा और अच्छे लेवल पर अपने एक तरीके से डेवलपमेंट कर पाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों से इक्वाडोर पूछा गया था, यहाँ से आप लोग देखते हैं इक्वाडोर यहाँ पर एक तरीके से दूसरे मैप में, इसको देखिए एक बार और इंडिया के साथ में कंपेयर करके आप लोग समझ पाएंगे। बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। आप लोग यहां से इधर इसको लेकर चलेंगे तो आप लोगों को जाना है साउथ अमेरिका के अंदर में। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करके हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर इक्वाडोर। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर एग्जैक्ट थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप लोग देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया सामने इक्वाडोर। ठीक है, अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देख लिया कीजिए। अगर बात करें यहाँ पर इसकी कैपिटल की, तो ये हो गई
क्योटो। अगर बात करें यहाँ पर इसकी करेंसी की तो जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के डॉलर है यहाँ पर वो यूज किए जाते हैं और साउथ अमेरिका की कंट्री है और ये हो गया यहाँ पर इसका फ्लैग। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आप लोगों को बताना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर नाम क्या है कंप्लीट, जिसमें बोला गया कि डिसेबिलिटी के लिए एक तरीके से इसको डार्केस्ट डिसीजन माना गया है, यानी कि जिसमें बोला गया कि जो पर्सन है जिनको दिखता नहीं है, जो जिसको बोला गया जज बनाने से मना किया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में हमारी कंट्री में ये है 25% के लगभग। चाइना में कितना है और यूएसए में कितना है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई और बोला गया रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हम लोग को होना चाहिए, ये कौन से नंबर की थी। आगे जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है 2 एमबीसीएस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। एक तो बोला गया था स्टडी इन इंडिया, ठीक है, यानी कि इंडिया में आओ स्टडी करो। और दूसरा क्या था यहाँ पर, जिसके तहत 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर एक अच्छा खासा दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया ने कौन सी कंट्री को अभी रिसेंटली यहां पर डिफीट किया है वनडे यानी कि जो ओडीआई मैच में है, ये आप लोगों को बताना है। आगे यहां बताना है कि कौन सी कंट्री के द्वारा यहां पर अभी पीस फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री होने की बात की गई है तालिबान के साथ में, ये बताना है। कौन सा बैंक है यहां पर जिसने बोला गया है एनपीए को ड्रॉप कर दिया है 6% तक, और जब यहां पर आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है यहां पर उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये आप लोगों को बताना है आरबीआई के द्वारा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। कल से आप लोगों को लेक्चर टाइम पे मिलेगा, तो टाइम का मतलब टाइम है, और थोड़ा सा फोकस करके चलिए क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है अब आप लोगों के पास में। तो अच्छे से आप लोगों को ढंग से अपना प्लान बनाकर स्टडी ढंग से करनी चाहिए और कम से कम कोशिश कीजिए कि टाइम जो है वो बर्बाद हो, अपना ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं कनेक्ट रहने के लिए। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।